हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। समाजी परिवर्तन के सिद्धांत। कहते हैं समाजी परिवर्तन क्यों होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि समाजी परिवर्तन के सिद्धांतों को हम कैसे चक्रबंद करें। तो कहते हैं समाजी परिवर्तन के विवेचन करने के लिए हमें समाज जो है विज्ञानों द्वारा सुलझाए गए साधनों को हम समझ लेना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है चार इसमें प्रमुख आवश्यकताओं में जो है विभक्त किया गया है। पहला अगर आप देखना चाहोगे तो इसमें है क्रमिक विकास का सिद्धांत, दूसरा है चक्रीय सिद्धांत, तीसरा है क्रियात्मकता का सिद्धांत और संघर्ष का सिद्धांत भी इसमें समाजी परिवर्तन सिद्धांत में जो है निहित होती है। ये चारों जो है एग्जाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जामिनरों का ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है और काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को भी मिला है कि समाजी परिवर्तन के सिद्धांत जो है आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो उसको अच्छे से टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे प्रथम जो यही बात बताया गया है कि क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या है। कहते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत ये विश्वास किया जाता है कि समाज एक शारीरिक संरचना के समान ही है, क्योंकि जैसे समाज की रचना होती है वैसे ही हमारा शरीर का भी निर्माण हुआ है, जो डार्विन के जैविक क्रमिक विकास यानी योग्यताओं की उत्तरजीविता के सिद्धांत की रीतियों से विकसित होती है। दूसरे शब्द में समाजों के अस्तित्व की उच्चतर और अधिक प्रगतिशील तथा विकसित अवस्थाओं को और बढ़ती हुई जटिलता पर आधारित सत्रों के श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो डार्विन ने भी साफ शब्दों में इस बात को जो है जैविक क्रमिका विकास में बताया था कि जीव जो होते हैं जो है प्राकृतिक में सदैव संघर्ष करते हैं और जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है वही जो है अपना जीवन भी जो है बचाने में जो है सफल होता है। इस सिद्धांत के यह विचार का पक्षधर भी है, जिसके अनुसार विकास के प्रत्येक नई अवस्थाएं अपनी पिछली अवस्थाओं से अधिक प्रगतिशील होती जा रही हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इंसानों की सोच विचारधारा भी बदलती चली जाएगी, क्योंकि इंसान का बदलना ही उसकी जो है विकास का सबसे पहला क्रमिक सिद्धांत माना जा सकता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो किसी तंत्र से संबंध परिवर्तनों की श्रृंखला क्रमिक विकास ही है, और यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छुपे हुए गुण अपने आप व्यक्त सदैव हो जाते हैं। परिवर्तन बदलते हुए इकाइयों में उसे संचालित करने वाला शक्तियों को प्रकाशन के रूप में होता है, अपने आप घटित होना चाहिए। तो ये बातें विचारधारा रहती है। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक जो है चक्रीय सिद्धांत, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चक्रीय सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमें बताती है कि यह सिद्धांत इस विश्वास पर स्थापित हुआ है कि समाजों में जो है पूर्व निर्धारण जीवन चक्र, जन्म, वृद्धि, प्रवृत्ति तथा पतन सदैव होता ही रहता है। यानी अगर जीवन है तो कहते हैं मृत्यु भी होगा, अगर तरक्की है तो पतन भी होगा। सागर की लहरों की भांति महान संस्कृति उदित होती है और ऊंचाई पर सदैव पहुंचती है, पर केवल गायब होने के लिए तारीख तकी भी ऊपरी क्रम में जो है लहरें उठे और जागृत हो, ये कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कि अगर लहर उठती है तो वो शांत भी होती है। कोई अगर उन्नति के रास्ता पर आगे बढ़ता है तो उसका पतन भी सुनिश्चित होता है, क्योंकि पतन और जो उन्नति एक दूसरे के जो है कहते हैं एक ही सिक्का का दो पहलू माना जा सकता है। इसमें क्रमिक के समूह दोहराए जाते हैं, वैसे ही जैसे प्राकृतिक जैसे रात दिन तथा मौसम आदि चक्र होते हैं। यानी देखा जाए चक्रीय सिद्धांत जो है कहते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए सदैव रहते हैं। अगर दिन है तो रात है, कहते हैं अगर बरसात है तो कहते हैं धूप भी होगा। तो ये सारे के सारे जो हैं एक दूसरे से आपस में संबंधित सदैव होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो है ग्रीष्म, मौसम, बसंत, पतन, प्रवृत्ति और समाज की वृद्धि, पतझड़। यानी ये साफ शब्दों में यहाँ पर समझाने की यही बात की गई है कि अगर किसी का आगे बढ़ रहा है, अगर बसंत आती है तो पतझड़ भी आएगी, ठीक है। अगर जन्म हुआ है तो कहते हैं मृत्यु भी आएगी, बचपन है तो वृद्धावस्था भी है। तो ये सारे के सारे जो है समाजों में एक चक्र के रूप में है, इसलिए इसको चक्रीय सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है। हिंदू पुराने शास्त्रों के अनुसार वर्तमान समाज अंतिम युग में है, जिसके बाद सतयुग आएगा जो कलयुग की समाप्ति के पुण्य आरंभ होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम देखा जाए हिंदू धर्मों के अनुसार तो कहते हैं कि अभी जो चल रही है वो कलयुग है, लेकिन कहते हैं उसके बाद सतयुग आएगा और सतयुग के बाद ये संसार जो है ख़त्म हो जाएगा। यानी इसमें कोई बात नहीं है। कहते हैं ये हम देखें चाहे ना देखें, लेकिन जो लिखी गई है उस बात पे हमें
समझना भी पड़ेगा और इसको एनालाइज करने की आवश्यकता भी रहेगी। विभिन्न सभ्यताओं ने, जिनमें मिस्र, यूनान तथा रोम की सभ्यता भी शामिल है, की उत्पत्ति से यह प्रमाणित भी होता है कि वह जन्म, प्रवक्ता और मृत्यु के चक्रों से सदैव गुजरी है। यह देखा गया है कि समाज राजनीतिक उत्कर्ष और अपकर्ष की अवधियों से गुजरते हैं। इसके चक्रीय पद्धति से पुनरावर्तित होते ही रहते हैं। उसके पश्चात हमारा थर्ड पॉइंट है क्रियात्मकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाज बदलते हैं किंतु संतुलन की और गतिशील होने का सदैव प्रयास भी करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर कहते हैं अगर उसको कोई सब छोड़ दिया जाए, सब कुछ अलग कर दिया जाए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो ख़त्म हो जाता है। वो आगे प्रगतिशील बनेगा, वो अपने आप को संतुलन करेगा। और यही क्रियात्मक सिद्धांत भी हमें बताती है। किसी प्राणी में विरोध को मौजूदा ढांचों में आसानी से मिला लिया जाता है। तो ये परिवर्तन के बाहरी स्रोतों के तंत्र के संतुलन की एक अवस्था को दूसरी अवस्था तक सदैव ले जाती है। यानी देखा जाए तो एक अवस्था से दूसरा अवस्था तक पहुंचना ही क्रमिक का सिद्धांत होती है। यानी अगर कोई पतन में जा रहा है तो उत्थान भी उसकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होता। ढांचागत विभिन्नता तथा सहकर्मिकता पद्धति का विकास और तंत्र अलग हुए हैं, अंगों को एकजुट करते हैं। नई ढांचागत इकाई और नई संस्थाएं उन कार्यों को पूरा करती है जो पुराने इकाइयों द्वारा किए गए थे। उदाहरण शिक्षा कार्य जो पहले परिवार के लोगों द्वारा आसानी से किया जाता था, अब शैक्षिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। तो कहते हैं ये समय का ही मांग है और समय का ही बदलाव है। जहाँ पर पहले अगर देखा जाए तो शिक्षा जो होता था गुरुओं के समक्ष ज्ञान प्राप्त की जाती थी, लेकिन आज कहते हैं ना तो अब वन्यप्रस्थ रह गया और न ही यहाँ पर 4 वर्गों में जो पहले समय में बांटी गई थी, जिसमें आपको पता ही है कि गृह अवस्था होती थी, ठीक, शिक्षा अवस्था होती थी। तो ये सारी अवस्थाएं आज के समय नष्ट हो गई है और यहाँ पर शैक्षिक संस्थाओं ने ले लिया है। हमारा जो अंतिम पॉइंट है वह है संघर्ष का सिद्धांत। संघर्ष तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। संघर्ष मनुष्य का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है और लक्षण भी है। इस सिद्धांत के अनुसार क्रिया, विश्वास और अंतक्रियाएं एक विपरीत प्रतिक्रिया का जन्म देने का प्रयत्न सदैव करती रहती है। यानी कहते हैं क्रिया, विश्वास और अंतक्रियाएं ये हमारे समाज में सदैव विद्यमान रहती है। इस तरह सिद्धांत सामाजिक असंगठन का उपयोग भी करते हुए अस्थिरता पैदा करने वाली शक्तियों का उजागर सदैव करती रहती है। इसके अनुसार संघर्ष का प्रमुख मूल्य कारण शक्ति होती है। कहते हैं जिसके पास शक्ति मिल जाती है वो सबसे बड़ा अपने आप को समझ जाता है, लेकिन कहते हैं कि यह शक्ति उसको कुछ समय के लिए ही प्राप्त होता है, क्योंकि शक्ति कहते हैं शक्ति कभी घमंड नहीं देखती है। सत्ता का असामान्य विभाजन भी इसको एक प्रभावित कर सकता है। आपने देखा होगा कि जिसको सत्ता मिल जाती है वो काफ़ी पावरफुल बन जाता है, लेकिन कहते हैं संघर्ष सदैव ही आगे बढ़ती रहती है। सत्तासीन समूह यथार्थवाद और स्थिति बनाए रखना चाहती है, जबकि दूसरे समूह उसे बदलना चाहते हैं। यानी इसमें अगर आप देखना चाहोगे तो कहते हैं अगर नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की बात करें तो इसमें हर अपना यथार्थ अपनी कहते हैं सत्ता दिखाने के लिए सदैव तरपते रहते हैं। पुरानी पीढ़ी कहती है कि हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे और नई पीढ़ी कहते हैं कि हम सत्ता आपको देंगे नहीं। तो इसमें संघर्ष सदैव चलता रहता है। आपने हिंदी के चैप्टर पढ़ा जरूर होगा जिसमें ईडी और पीढ़ी के बीच आपस में संघर्ष होता है, जिसमें वृद्ध लोग ये कहते हैं कि हम आपको सत्ता नहीं देंगे, हम भी जीवन ऐसो आराम से जिएंगे। लेकिन यहाँ पर नौजवान भी यही बात कह रहे होते हैं कि हम भी जीवन है आराम से जिएंगे और आपको हमारे कार्य में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बात यहाँ दर्शाता है, यही संघर्ष सामाजिक सत्ता का परिचालक बनता है। इस समूहों के बीच में उदित संघर्ष समाज के ढांचे में विभिन्न परिवर्तनों को सदैव जन्म देती है। हालांकि संघर्ष की प्रकृति व गहराई, परिमाणता और परिवर्तन अनेक कारकों पर आधारित होते हैं। प्रत्येक सामाजिक ढांचा संरचना अपने अस्तित्व की मौजूदा अवस्था की शिथिलवाद के रूप में प्रारंभ होती है, किंतु इसके अपने आंतरिक और अंतर्विरोधी और विपरीत अवस्थाएं उनकी संरचना के लिए चुनौती बन जाती है। यह चुनौती एथलीसियस यानी प्रतिवाद ही कहलाती है। यानी प्रतिवाद बहुत इम्पोर्टेंट है, कहते हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती है। यह संघर्ष एक संवाद के द्वारा तय होती है। अपुण्यता एथिलिस और एंटी एथिलिस दोनों के कुछ तत्वों को मिलाकर पुण्य नए समाजी ढांचे के रूप में प्रकट होती है। फिर भी यह सिद्धांत समाजों में समाज स्थिरता को स्पष्ट नहीं कर पाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज में संघर्ष सदैव चलती रहती है। हर कोई अपना
जो है दबदबा बनाने की सदैव कोशिश करता रहता है। लेकिन कहते हैं समाज में वही बना रह सकता है जिसका दायित्व और मतलब्य सत्य हो। यहाँ पर आपके समक्ष एक डायग्राम प्रस्तुत हुआ है जिसमें सामाजिक परिवर्तन का द्वंद्विक सिद्धांत है। यानी कहते हैं समाज में द्वंद्वात्मक होती रहती है, जिसमें ये बताया गया है कि थेलियस एंथेलेसिस जो समावेश की तरफ जाता है और समय जो है थेलेसिस में एंटीथेलेसिस को सामान्यवर्त में बदल देता है। उसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक जो है सामाजिक परिवर्तन की पद्धतियाँ। देखिए सामाजिक परिवर्तन की पद्धतियाँ कौन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है कि सामाजिक परिवर्तन की पद्धतियाँ क्या है। यह देखा गया है कि सामाजिक परिवर्तन जो है निश्चित ठीक है पद्धति या नमूने का अनुसरण करता है। व्यापक रूप से जो है मान्य पद्धतियाँ जो है नियमानुसार ही सदैव होता है। कहते हैं रेखीय परिवर्तन इस प्रकार की परिवर्तन एक इसी से दूसरी स्थिति तक एक सरल जो है रेखीय तरीके से प्रगति क्रम दर्शाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि व्यक्ति कहाँ से कैसे पहुँचता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो कुछ घर होगा, कुछ घर क्या बनाएगा, एक गांव बना देगा, और गांव एक बनकर क्या बनेगा, एक कस्बा बना देगा। जब एक कस्बा होगा तो एक शहर में बदल जाएगा। यानी देखा जाए तो ये सामाजिक परिवर्तन की कुछ पद्धतियां हैं जो सदैव ही रैखिक परिवर्तन में अग्रसर होते हैं। इन चित्रों से साफ समझ में आ गया होगा कि कुछ घरों से शहर तक सतत वृद्धि क्रम दर्शाया गया है। यानी वृद्धि करना समाज का जो है एक निश्चित प्रक्रिया है। कहते हैं धीरे धीरे सुधार कर समाज एक उच्चतर सभ्य समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। अंततः इसकी प्रगति रैखिक क्रम होती है। कल क्या आविष्कार होगा यह भी आज जो मौजूद है उस पर आधारित नहीं होती है, अतुल पूर्व आविष्कारों के उद्गमों पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए संचार के विकास की वृद्धि जैसे टेलीफोन व्यवस्था ने एक रैखिक पद्धति का अनुसरण किया है। यह भूमिगत लाइन यानी हेडलाइंस के कॉललेस टेलीफोनों और अब मोबाइल फ़ोन की स्थिति को से में पहुंच गया है। उसके पश्चात कहते हैं चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन क्या है? कहते हैं नज़दीक के देखने पर जो है क्रियाओं के समूह के जो है पुनरावर्तित सिद्धांत या त्वरित परिवर्तन के रूप में सदैव घटित होती रहती है, जिसको हम चक्रीय पद्धति निर्मित होती है। जैसे कि जो कहते हैं प्राकृतिक लयात्मक रात दिन का चक्र, कहते हैं बोट काटने और जो है फसल का उठाने के मौसम आदि। इसी जो है भारतीय समाज का भी एक पूर्व निर्धारित जीवन चक्र होता है और सभी अवस्थाओं पार कर यह मूल्य स्टेज अवस्थाओं में लौटती है, फिर नया चक्र सदैव ही आरंभ होती है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे आपने किया है वैसे आपके साथ भी करने वाला कोई ना कोई होगा। तो ये कहते हैं ये पुण्य चक्र होता ही रहता है। चक्रीय परिवर्तन में कुछ भी कहते हैं किसी के साथ ऐसा नहीं कि उसी के साथ घटित होगा, ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। कहते हैं समाज है तो यहाँ पर हर एक घटना घटना स्वाभाविक बात है। उसके पश्चात हमारा आता है दोल्यमान परिवर्तन आदि। यानी जब परिवर्तन का स्वरूप प्रगति की ओर अग्रसर होने के बाद विपरीत दिशाओं में मुड़ता है तो उसे हम दोलनमान परिवर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस क्रम में जो है परिवर्तन की प्रवृत्ति स्थिर नहीं होती, अतुल जो है अनुकूल परिस्थितियों में उत्थान और प्रतिकूल परिस्थितियों में पतन की ओर बढ़ता है। यानी इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कहते हैं किसी व्यक्ति के पास अगर सारी सुख सुविधाएं मिल जाता है तो वो सदैव ही समाज से अलग और परिवार से अलग होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको सारी परिस्थिति जो है अनुकूल मिल गया है, इसलिए वो जो है अलग रहना चाहता है। लेकिन कहते हैं वो उस समय उसका उत्थान होगा, लेकिन जब उसके प्रतिकूल परिस्थिति में पतन की ओर बढ़ेगा तब जो है उसका पतन हो जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिल सकता है कि अपर्याप्त मानसून के कारण एक फसल में जो है कृषि क्षेत्र में उन्नति स्थिर हो जाती है तो अगली ही फसल में उपयुक्त जो है मानसून होने के पर बढ़ जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। फसल में भी देखने को मिलेगा कि पर्याप्त कंडीशन मिलता है तो फसल भी अच्छी होती है, लेकिन जब पर्याप्त कहते हैं समय और मौसम और प्राकृतिक संरचना नहीं मिलेगी तो जो है फसल भी जो है नुकसानदायक हो जाती है और नुकसान हो जाती है। यहाँ पर आपको जो है दोल्यमान परिवर्तन को आप देख सकते हो कि ये क्रमिक परिवर्तन को ही दर्शाया गया है। यानी ये डायग्राम भी बहुत कुछ आपको समझा सकता है कि ये जो है एक चक्र है। कहते हैं अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अगर कोई प्रगति की ओर है तो उसकी दुर्गति भी होना सुनिश्चित है। अब तक आपने देखा कि सामाजिक परिवर्तन जो है विश्वव्यापी है और समय के अनुसार विभिन्न पद्धतियां अपनाता है। आपने यह भी पढ़ा है कि समाजशास्त्री द्वारा सामाजिक परिवर्तन की जो है प्राकृतिक सीमा को व्यक्त करने के लिए जो है कैसे विभिन्न विचार और परिभाषा शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। परंतु इस प्रश्न का अभी
शेष रहता है कि समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन है। तो इसके विषय में जो है हम आगे के पाठ में करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम इन्हीं समाज में परिवर्तन के उत्तरदायित्व प्रमुख कारकों पे जो है विचार विमर्श करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए।